हेलो दोस्तों। चलिए आज मैं कुलदीप मेहता आपको एसएससी का जो मैथमेटिक्स का परसेंटेज का जो सीरीज चल रहा है उसके 5वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और इसके पहले के जो वीडियोज हैं 4 वीडियो इसके पहले के उसको ज़रूर देख लिए होंगे। जो नहीं देख पाए हैं, जो इस वीडियो में नए हैं, वो इसके पहले के 4 वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपको परसेंटेज का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। और जब अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आगे का वीडियो जो ये सब क्वेश्चंस सारे के सारे आसानी से आप कर पाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज देखिए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो सामने लाया गया है वो क्या है। इन अ लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी में, एक पुस्तकालय में 20% ऑफ बुक्स आर इन हिंदी। 20% बुक जो है वो हिंदी में है। 50% ऑफ द रिमेनिंग जो है मतलब शेष जो बचा हुआ है, शेष का 50% किस में है, इंग्लिश में। एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग, और रिमेनिंग का 30% इन फ्रेंच में। इफ द रिमेनिंग 7700 मतलब 7700 अगर बचा हुआ है रीजनल लैंग्वेज में, मतलब कोई अलग लैंग्वेज, क्षेत्रीय लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का अगर है 7700 बुक जो बच गया था, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में कुल कितने किताबें हैं। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, ये वीडियो नंबर 4 पे जो कंसेप्ट दिया गया था उसी कंसेप्ट को, मतलब सेम क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन आपको ला के दिया गया यहाँ पर। स्टार्ट इससे करेंगे और धीरे धीरे बढ़ते हुए हम लोग उस कंसेप्ट को और थोड़ा सा चेंज करते करते कुछ और नए नए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल पुराने क्वेश्चन के जैसा है। पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोगों ने लाया था उसके जैसा है, सेम सेम। यहाँ पर देखिए, इसको सोल्व करते हैं। क्या तरीका था कि सबसे पहले जो परसेंटेज आपको दिया गया 20%, इस 20% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो 20% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते तो क्या आ जाएगा, 1/5। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है आगे, 50% का मतलब क्या होगा, 1/2। और 30% फिर से बोल रहा है, 30% का मतलब 3/10। 30% 30/100 मतलब 3/10 आ जाएगा। ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आसानी से जानते हैं। और जिनको दिक्कत हो रहा हो, फर्स्ट वीडियो को फिर से देख लें। फर्स्ट वीडियो में इसका कंसेप्ट दिया गया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा चलिए, तो जो 20% शुरू में कहा गया, 20% को फ्रैक्शन में लाए थे। यहाँ देखिए, कहने का मतलब क्या कि 5 पर अगर बुक होगा पुस्तकालय में, उस लाइब्रेरी में अगर 5 बुक है टोटल, तो 5 बुक में से एक बुक किसका, हिंदी का है। वही ना बोले, 20% अगर हिंदी का है, 20% अगर हिंदी का है, उसका मतलब 5 बुक में से एक बुक किसका है, हिंदी का है। तो जो बच गया वो 4 बुक किसी और चीज का होगा। क्लियर है। अब मतलब यहाँ 5 में से एक घटा दे तो 4 बुक है बचा हुआ जो किसी और चीज का है, रिमेनिंग है। बचा हुआ बुक कितना है, 4 है। और आगे का जो क्वेश्चन, आगे का जो परसेंटेज फिर से दिया वो 50% ऑफ रिमेनिंग, जो शेष बचा उसका 50% का बात कर रहा है। मतलब आगे का जो 50 मतलब आगे का जो परसेंटेज का कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, आगे का जो कैलकुलेशन है वो इस 20% के बाद जो बचा हुआ उस पर है। ध्यान से अगर पढ़ना चाहें आप, तो 20% ऑफ बुक्स आर इन हिंदी, 20% हिंदी का है, बाकी जो बच गया 80% वो उसमें से 50% सबका बात कर रहा है ना। 50% ऑफ द रिमेनिंग मतलब जो इसमें से बच गया 80%, जो बच गया 80% में से 50% और आगे फिर आगे बढ़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कहने का मतलब क्या है, 5 में से एक बुक हिंदी का है, बाकी 4 बुक किसी और चीज का। इस 4 बुक में से आगे का 50% बोल रहा था इंग्लिश का। ठीक, चलिए खैर चलते हैं। मतलब यहाँ पर 5 बुक था, 5 में से हम लोग यहाँ पर एक कम कर दिए क्योंकि हमको आगे कैलकुलेशन 4 पर करना है। आगे का जो कैलकुलेशन है मेरा वो 4 पर है, शेष जो बचा उस पर है, जो बच गया उस पर है 4 पर, इसलिए यहाँ 5 में से कम करके 4 लाए। अच्छा देखिए, यहाँ पर देखिए फिर 50% था, तो 50% 2 बुक है, 2 बुक में से एक बुक किसका है, इंग्लिश का। 50% बुक था ना इंग्लिश का, तो 50% बुक अगर इंग्लिश का है मतलब 2 में से एक बुक अगर इंग्लिश का, तो एक बुक बचा जो किसी और चीज का होगा। और जो किसी और चीज का होगा मतलब रिमेनिंग जो बच गया है इंग्लिश को छोड़कर, उस पर आगे का कैलकुलेशन है। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बोला गया, 30% ऑफ द रिमेनिंग मतलब जो बच गया है उसका 30%। मतलब यहाँ पे 2 बुक में से एक बुक तो इंग्लिश का था, जो बच गया कितना बचा, एक बुक बचा, उस एक में से अब 30% का बात कर रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं। ठीक, चलिए। और यहाँ पर अब देखिए 10 बुक था, तो 10 में से अब आगे क्या बोल रहे हैं, 7700 बचा हुआ है। 7700 बचा हुआ है मतलब यहाँ पर 10 बुक में से 3 अगर फ्रेंच का है तो कितना बुक बचा, 7 बुक बचा है ना, 7 बुक बचा। तो 7 बुक हम लोग के अकॉर्डिंग 7 बुक आया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा 77 बुक। खैर देखते हैं कैलकुलेशन क्या करना होगा। तो चलिए इसको अगर हम लोग
करते हैं उस लॉजिक से काम। तो शुरू में हमारे पास 5 बुक था, 5 में से एक बुक था हिंदी का जो शेष बच गया, रिमेनिंग कितना था 4। फिर था 2 बुक, 2 में से एक था रिमेनिंग, और फिर 10 था, 10 में से रिमेनिंग कितना है 7। चलिए अब यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 दूना 4 कैंसिल हुआ, 5 दूना इधर 10 आया और उधर आया 7 दूना 14 14। ठीक है, इधर 10 आया उधर 14 आया, सॉरी 5 दूना 50 आया, मिस्टेक हुआ। यहाँ 50 होगा, 5 दूना 50 होगा, मतलब टोटल 50 बुक था। 50 बुक में से हिंदी में सब हटाते उठाते हम लोग को क्या मिला, 14 बुक मिला है जो शेष बचा हुआ है। हम लोग के अकॉर्डिंग इन दोनों कैलकुलेशंस को करते हुए हम लोग के अकॉर्डिंग 14 बुक है जो 14 बुक्स वो है रिमेनिंग बचा हुआ, जबकि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन की 7700 बुक अभी बचा हुआ है। 7700 बुक बचा हुआ है अभी, मतलब 7700 बुक अगर बच रहा है तो कितना गुना बच रहा होगा, तो 14 पचे 70, 550 गुना, 550 गुना बुक बचा हुआ है। उसका मतलब जो शुरू में हम लोग 50 बुक सोच रहे थे, 50 बुक नहीं है, कितना गुना होगा 550 गुना बुक होगा। तो 550 इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 00 आ गया, 5 पचे 25 का 5 बाकी कितने 2, 5 2 27, मतलब 27,500 बुक था टोटल। टोटल कितने बुक थे वहां पर, 27,500 बुक था उस पुस्तकालय में। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 में से 4 ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बोलता कि शेष में से आगे कैलकुलेशन करेगा। आगे का जो कैलकुलेशन है वो शेष में होने वाला है, रिमेनिंग में होने वाला है। तो जो यहाँ रिमेनिंग बचा उसको हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। 5 था, 5 में से रिमेनिंग जो बचा वो यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि आगे का कैलकुलेशन इस रिमेनिंग पर होने वाला है। ध्यान रखिएगा, यहाँ जिस तरह का क्वेश्चन बोलेगा आगे कैलकुलेशन जिस चीज पर होगा वो यहाँ पर लेते हैं। अगर आगे कैलकुलेशन रिमेनिंग पे हो रहा है, यहाँ पर देखिए रिमेनिंग पे था 50% ऑफ द रिमेनिंग, 30% ऑफ द रिमेनिंग, तो अगर रिमेनिंग पर अगर आगे का कैलकुलेशन होने वाला तो यहाँ पर जो बचा हुआ है रिमेनिंग है उसका बात करेंगे, वही चीज यहाँ पर लेंगे। जैसे 5 में 1 था, बचा हुआ क्या था 4, तो 4 ले लिए। 2 था, 2 में से 1 चला गया, 1 बचा हुआ था, ये वही 1 ले लिए। 10 में 3 था, 3 चला गया, क्या बचा 7, जो 7 बचा था वो यहाँ पर लिए, क्योंकि आगे का कैलकुलेशन रिमेनिंग पर करना था इसीलिए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में है और 50% हिंदी में है। ध्यान दीजिए यहाँ पर रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं किया, 50% रिमेनिंग ऐसे कुछ नहीं बोला। 30% इंग्लिश में और 50% हिंदी में, और शेष यहाँ बोला रिमेनिंग, और शेष 500 बुक अन्य भाषाओं में, और शेष 500 बुक किसमें, अन्य भाषाओं में। तो पहले पर देखिए 30% और 50% दोनों तो इंग्लिश, मतलब टोटल 80% हुआ जो इंग्लिश और हिंदी में है, मतलब 80% बुक हमको पता चल गया कि इंग्लिश और हिंदी मिला के है। अब 500 बच गया जो किसी और चीज का है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं। ये देखिए आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है। 30 और 50 80, यहाँ पर देखिए रिमेनिंग नहीं बोला इसलिए हम लोग दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। 30 और 50 टोटल 80 बुक, हम 80% बुक हमारे पास है जो इंग्लिश और हिंदी का है। तो 80% मतलब 4/5। कहने का मतलब क्या है कि 5 बुक था टोटल, 5 बुक में से 4 बुक हिंदी और इंग्लिश मिला के 4 बुक है। अब जो बच गया कितना बचा, 1 बुक बचा, वो 1 बुक किसका होगा, अन्य भाषाओं का होगा। वो 1 बुक क्या होगा, अन्य भाषाओं का होगा। जबकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 बुक नहीं है, कितना बुक है 500 बुक है। ये बोलता 5 बुक मतलब 500 गुना है, उसको मतलब वहां पर जो किताबें थे 5 किताब नहीं था, कितना था 500 गुना किताब होगा, मतलब 2500 किताब होगा। मतलब वहां पर टोटल 2500 किताबें हैं उस लाइब्रेरी में। ठीक है, यहाँ पर देखिए रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं किया इसलिए दोनों एक साथ जुड़ गया, ये एक पार्ट का बन गया, एक पार्ट का। आगे और क्वेश्चंस देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सब चीज। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नंद किशोर के पास जितने पैसे थे उसमें से 35% अपनी पत्नी को तथा 50% अपने पुत्रों को दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिए 35% अपनी पत्नी को तथा 50%, यहाँ पर रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं हुआ है कि शेष में से 50% पुत्रों को दिया, ऐसा नहीं बोला। मतलब उसके पास 100 रुपए था, 100 रुपए में से 35 रुपए अपनी पत्नी को दे दिया और 50 रुपए अपने पुत्रों को दे दिया। मतलब 50 और 35, 85 रुपए उसका खत्म हो चुका, मात्र उसके पास 15 रुपए बचा हुआ है। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर शेष वर्ड यूज नहीं किया है इसलिए दोनों एक साथ जुड़ेगा। मतलब टोटल 100 में से 35%, 100 में से ही 50%, शेष में से 50% नहीं, 100 में से ही 50%। तो अगर 35 और 50 कितना, 85%, 85% है। तो 85% है जो वो अपनी पत्नी और पुत्रों को मतलब बांट दिया, पैसा किसी को दे दिया, 85% पैसा किसी को दे दिया। कहने का मतलब कितना दे दिया, 17/20
फ्रैक्शन में लाते तो 17/20 आता है, मतलब 20 रुपया में से 17 रुपया वो बांट चुका है अपनी वाइफ में और अपने बच्चों को दे दिया। बचा 3 बुक, मतलब 3 रुपया बचा उसके पास, जो उसके पास है अभी अवेलेबल। ठीक है, 3 रुपये उसके पास बचना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन बोलता है शेष 450 रुपया रखा हुआ अपने पास, वो मतलब उसके पास 450 रुपया बचा। हमको तो लगा कि 3 रुपया बचा, लेकिन वो बोलता है कि नहीं 450 रुपया बचा। तो 450 रुपया बचा, कितना गुना बचा है? 150 गुना। उसका मतलब हम लोग 20 रुपया सोच रहे थे उसके पास, उसके पास 20 रुपया नहीं, 150 गुना पैसा उसके पास होगा। मतलब 150 को 20 से मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 15 गुना 3000, मतलब उसके पास 3000 रुपया होगा। 3000 रुपये में से 35% मतलब 85% बांट दिया बच्चों में और पत्नी में, और 450 रुपये उसके पास बचा था, सो रखा हुआ था वो। ठीक है, समझ रहे ना यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? शेष जब तक ना बोले तब तक वो एक ग्रुप का है, वो 100 में से निकल रहा है, 100 में से 35%, 100 में से 50% निकल रहा है। यहाँ शेष का बात नहीं किया था इसीलिए। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि, मतलब कितना रुपया मिला हमको नहीं पता, लेकिन उसमें से 40% हॉस्टल पर दिया और 20% किताबों और स्टेशनरी पर खर्च किया। ध्यान दीजिए, यहाँ भी शेष नहीं बोला, जितना था उसका 40% हॉस्टल में दिया। मतलब अगर उसके पास 100 रुपया उसको मिला तो 100 में से 40 रुपया हॉस्टल को दिया और 20 रुपये किताब वगैरह पे खर्च किया। ठीक है, और आगे फिर से बोला देखिए शेष का 50%, मतलब जो बच गया उसके पास उसका 50%। तो यहाँ पर शेष वर्ड यूज किया है, तो ये अलग ग्रुप का हो जाएगा, बाकी 40 और 20 एक साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि इसमें शेष कहीं पर नहीं था, दोनों एक ही ग्रुप का है। 100 में से ही दोनों का परसेंटेज निकला, 100 रुपया में से 40 रुपया और 100 रुपया में से ही 20 रुपया। ठीक है, तो 40 और 20 60% तो खर्च कर दिया हॉस्टल पे और किताब पे। 60% का मतलब 3/5, 5 में से 3 रुपये खर्च कर दिया, तो बचा कितना? शेष कितना बचा? शेष 2 रुपया उसका बचा हुआ है। अब शेष क्यों निकाले? क्योंकि आगे का कैलकुलेशन शेष पर करना है। आगे का कैलकुलेशन हमको किस पे करना है? शेष का 50%, इसलिए यहाँ पर 5 में से 3 खत्म हो गया, जो शेष बचा वो यहाँ पर लिख रहे हैं। शेष इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आगे का कैलकुलेशन शेष पर होगा। अब शेष का 50% बोल रहा है, 50% कहने का मतलब क्या? 1/2। 50% का मतलब 1/2। तो 2 में से अगर 1 चला गया तो 1 ही बचा हुआ शेष। अब शेष क्यों बोल रहे सर? क्योंकि देखिए फिर से अब उसके पास शेष बचा हुआ 450 रुपये, मतलब 450 जो उसका आधा है, शेष का आधा, मतलब 900 रुपये यहाँ पर बचा हुआ है। खैर जो भी बचा हुआ, लेकिन शेष पर बचा हुआ बोल रहा है, मतलब 50% रुपये खर्च करने के बाद उसके पास फिर से कुछ ना कुछ शेष बचता है। मतलब आगे फिर से हमको शेष पर ही ध्यान देना है। मतलब यहाँ पर 2 रुपये था, 2 रुपये में से 1 रुपये खर्च कर दिया परिवहन पर, 50% का मतलब 1 रुपये खर्च कर दिया, तो 1 ही रुपया उसके पास बचा हुआ। हम लोग शेष क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आगे का कैलकुलेशन शेष पर है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं, पहले यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है। 60% का मतलब यहाँ पर देखिए, इसको अगर इस तरह से, चूंकि 2 पार्ट में आया, एक ये आया हुआ और एक ये आया हुआ, 2 शेष यहाँ पर मिल गया परसेंटेज में, तो हमको करना पड़ेगा वही प्रोसेस पुराना वाला। 5 रुपया उसके पास था, 5 रुपया में से कितना उसके पास अभी बचा हुआ है? 2 रुपया। यहाँ पर शेष क्यों लिख रहे हैं? 2, जो शेष बचा वो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आगे का कैलकुलेशन शेष पर होने वाला है। ठीक है, अच्छा 50, अगला 50 मतलब 2 रुपया उसके पास है, 2 रुपये में से 1 रुपया शेष है, 1 रुपया शेष है। ठीक, और तो आगे है नहीं परसेंटेज का। चलिए तो देखिए कैंसिल हुआ, ये क्या बचा? 5, इधर क्या बचा? 1, मतलब उसके पास टोटल 5 रुपया उसको पिताजी दिया होगा, 5 रुपया में से 1 रुपया उसके पास मात्र बचा हुआ है अभी। ये ना बात पता चला, सब ये सब शेष का था, ये भी शेष था, ये भी शेष था, ये भी शेष से आया हुआ है, मतलब 5 रुपया में से 1 रुपया उसके पास अभी बचा हुआ है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 1 रुपया नहीं बचा, कितना बचा हुआ है उसके पास? जो बचा हुआ देखिए, अब उसके पास 450 रुपया जो शेष का आधा है बचा रहता है। मतलब क्या बोल रहा है कि 450 रुपया जो हम लोग सोच रहे हैं 450, वो शेष उसके पास जितना बचा उसका आधा ये है। तो अगर 450 रुपया उसके पास जो बचा उसका आधा है, उसका मतलब उसके पास टोटल कितना रुपया बचा हुआ है? इसका 2 गुना, 2 गुना मतलब 900 रुपया उसके पास टोटल 900 रुपया बचा हुआ होगा भी, है कि नहीं? जो मतलब 900 रुपये का आधा है 450, वही तो यहाँ पर बोल रहा, घुमा रहा थोड़ा सा क्वेश्चन। डायरेक्टली चाहे तो 900 रुपया डायरेक्टली बोल सकता था कि 900 रुपया बचा है, लेकिन यहाँ पर बोला कि 450 रुपये जो शेष का आधा, मतलब जितना उसके पास शेष बचा उसका आधा 450 है, तो पक्का 900 रुपया उसके पास बचा होगा डबल। मतलब अब देखिए यहाँ पर हम लोग के अकॉर्डिंग 5 में था, 1 रुपया बचा हुआ था उसके पास, लेकिन वो बोला कि 900 रुपया बचा हुआ है, मतलब 900 गुना बचा हुआ है, 900 गुना बचा हुआ है, 900 रुपया है। तो मतलब इधर भी जो हम लोग सोच रहे हैं कि 5 रुपया उसको मिला हुआ, 500 रुपया नहीं, मतलब 5 रुपया नहीं, उसका 900 गुना मिला होगा। 5 9 4500, मतलब उसके पिताजी उसको 4500 रुपया दिए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। क्या बोला? गिरिधर
घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है, मतलब जितना उसका इनकम है, मंथली इनकम, उसका 50% वो खर्च करता है। और शेष का देखिए यहाँ पर फिर से बोला शेष, मतलब ये 1 रुपया होगा, ठीक है, ये अलग रहेगा 50%, और फिर शेष जो बचा उसका बात कर रहा है। तो शेष में से 50% परिवहन पर और 25% मनोरंजन पर, ध्यान दीजिए, और 10% खेलकूद पर। शेष यहाँ यूज हुआ, उसके बाद तीनों में से कहीं पर भी शेष यूज नहीं हुआ है। ये तीनों जो आपको दिख रहा है 50%, 25%, 10%, इन तीनों में कहीं पर शेष यूज नहीं हुआ। मतलब 50% शुरुआत वाला खर्च करने के बाद जो बचा उस पर तीनों का तीनों उसी पर कैलकुलेशन करेगा, क्योंकि शेष जो बचा शेष में से 50% और उसी शेष में से 25% और उसी शेष में से 10%। समझ पाए? मतलब अगर उसके पास 100 रुपया है तो 100 रुपया में से 50 रुपये मंथली खर्च कर दिया घरेलू चीजों पर, और जो 50 बच गया उस 50 में से ही 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलकूद पर। मतलब तीनों एक ग्रुप का है, ये तीनों एक ही ग्रुप का होगा। और फिर आगे बोला शेष 900 रुपये बचाता था, शेष 900 रुपये आगे बचेगा, देखेंगे, वो अलग ग्रुप का हो गया। मतलब यहाँ पर 50% एक का हो गया, 50% का मतलब 1/2, मतलब 2 रुपया था, 2 रुपया में से 1 रुपया वो खर्च कर चुका है, 1 ही रुपया उसके पास बचेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, जो बचेगा उसका, ठीक। और आगे 50 और 25, 75 और 10, 50, 85% आ गया। 85% करने मतलब 17/20, मतलब 20 रुपया था, 20 में 17 रुपया खर्च किया था, उसके पास अब मात्र 3 रुपया बचा हुआ है, ठीक है। 2 बार परसेंटेज का काम हो गया, एक बार 50% और दूसरा में तीनों एक ग्रुप का होने के कारण तीनों को जोड़ना पड़ा, तो 85% हो गया, उसके अकॉर्डिंग आया हुआ यहाँ पर। अब देखिए आगे तो आपको डायरेक्टली परसेंटेज ना देखिए, डायरेक्टली रुपया दिया हो, तो इसको आगे नहीं करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे। उसके पास 2 रुपया बचा था, 2 रुपया में से 1 रुपया उसके पास अभी है, मतलब 2 रुपया उसको मिला था, उसमें से 1 रुपया भी है उसके पास बचा हुआ है। यहाँ अगर उसके पास 20 रुपया है तो 20 में उसके पास अभी कितना है, 3 रुपया है ना। तो इधर 20 दूना कितना हो गया, 40, इधर 3 एकम 3, मतलब अगर उसको 40 रुपये मिला होगा तो 40 रुपये में से उसके पास अभी 3 रुपये बचा होना चाहिए। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि 3 रुपया नहीं, कितना, 900 रुपया बचा हुआ है, उसके पास अभी 900 रुपया बचा हुआ है, मतलब 300 गुना है। उसका मतलब जो हम लोग 40 सोच रहे हो, 40 नहीं, इसका 300 गुना होगा, 4 तिया 12,000, मतलब उसके पास 12,000 रुपया था। पापा उसको मतलब गिरिधर के पास मासिक का जो था वो 12,000 रुपया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। छठा क्वेश्चन बोल रहा है, देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अलग है और कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर करेगा ये क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल का है, ठीक है, और उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम का पेड़ है। मतलब जितना नारियल का पेड़ है, नारियल का पेड़ की संख्या जो उसका 25% है आम का, और जितना आम का पेड़ हुआ उसका 20% है सेब का, ठीक। इसमें कहीं शेष वगैरह यूज नहीं किया है, लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट के देखें तो क्या बता रहा है, देखिए एक बार यहाँ पर 60% आपका नारियल का बता रहा है, 60% पेड़ नारियल का, मतलब टोटल उसके उस बगान में अगर 100 पेड़ होगा तो 100 में से 40 पेड़ किसी और चीज का होगा, और जो बच गया 60% वो है नारियल का, है कि नहीं, ठीक है। अब जो ये जो 60% नारियल का बचा हुआ उसमें से ना अब आगे कैलकुलेशन करने बोल रहा है, ठीक। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, 2 तरीके से इसको सोल्व किया जाएगा। पहले हम जो करते हैं उसको करके देखते हैं, एक दूसरा तरीका भी देखेंगे इसको सोल्व करने में। चलिए पहले देखिए 60% पेड़ नारियल का बोल रहा है, तो 60% का मतलब क्या, 3/5, 60% का मतलब हो गया 3/5, ठीक है। और उसके बाद अच्छा देखिए यहाँ पर तो मतलब उसके पास क्या था, 5 पेड़ था, 5 में से 3 पेड़ किसका है, नारियल का, ये नहीं कह रहा है 60% पेड़ नारियल का होने का मतलब 3 पेड़ है नारियल का। और अब देखिए आगे का जो कैलकुलेशन करना है अपने को, आम का पेड़ निकालना हो, नारियल के पेड़ पर ही निकालना है, शेष पेड़ पर नहीं निकालना है, ध्यान से समझिए। उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% आम का पेड़, मतलब आगे का जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे किस पर करेंगे, नारियल के पेड़ की संख्या पर करेंगे। मतलब 5 पेड़ में से 3 पेड़ किसका, नारियल का, मतलब हम इसको अब रिमेनिंग पर नहीं काम करने जा रहे, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 2 यहाँ लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 है और 3 पेड़ नारियल का है, तो हम लोग को कैलकुलेशन आगे 3 पर ही करना है, इसलिए यहाँ पर 5 और इधर 3 ही लिखेंगे, यहाँ पर 3 पर ही काम करेगा। 5 था टोटल, उसमें से 3 पेड़ किसका है, नारियल का है, घटा के नहीं लिख रहे, कारण समझ रहे हैं, क्योंकि आगे का कैलकुलेशन इस नारियल के पेड़ पर ही होने वाला है ना, जो बचा उस पर नहीं होने वाला है। यहाँ पर कहीं शेष वर्ड यूज नहीं कि शेष
का 25%, ऐसा नहीं बोला, उस नारियल के पेड़ का ही 25% बोल रहा है, मतलब 5 में से 3 नारियल का है तो 3 का यूज करेंगे, क्योंकि आगे का कैलकुलेशन 3 पर होने वाला है, नारियल के पेड़ पर होने वाला है। चलिए आगे बोल रहा है 25%, तो अगर 25% पेड़ आम का है तो 25 का मतलब 1/4 है, मतलब 4 पेड़ था तो 4 में से 1 पेड़ है किसका, आम का। 4 पेड़ अगर कुछ टोटल का होगा तो उसमें से 1 पेड़ किसका है, आम का। अब चूंकि आगे का कैलकुलेशन आम के पेड़ पर होने वाला, ध्यान दीजिए यहाँ पर आम के पेड़ों की संख्या का 20% सेव का है, तो आम के पेड़ के हिसाब से 20% निकलेगा सेव का, मतलब आगे का कैलकुलेशन क्वेश्चन में आम के पेड़ों पर होने वाला, आम के पेड़ की संख्या पर होने वाला है, उसका मतलब 4 पेड़ में से 1 पेड़ किसका था, आम का, तो ये आम इसी पर हम लोग घटा के 3 नहीं लिख दीजिएगा। क्वेश्चन समझ रहे ना, आगे का कैलकुलेशन जिस आधार पर होगा वही यहाँ पर लिखा जाता है। अगर बोलता कि शेष का 20%, जैसे यहाँ पर बोलता कि आम के पेड़ों की मतलब यहाँ 25% आम है और शेष का 20% सेब है, अगर यहाँ पर शेष वर्ड यूज करता तब यहाँ पर हम भी शेष निकालते, 4 में से घटा के 3 यहाँ पर लिखते, लेकिन यहाँ पर चूंकि आगे का कैलकुलेशन आम के पेड़ पे ही होने वाला है, इसीलिए यहाँ पे 4 था, 4 में से 1 पेड़ आम का, मतलब यहाँ पर भी 1 ही लिखेंगे। ठीक, और आगे देखिए 20% बोल रहा है, 20% बोल रहा है मतलब 1/5 बोल रहा है, 1/5 बोल रहा है, मतलब 5 पेड़ था, 5 में से 1 पेड़ किसका होगा, सेब का, 5 में से 1 पेड़ किसका होगा, सेब का। अब देखिए यहाँ पर 5 में से 1 घटा के 4 नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि 5 में से 1 ये सेब का ही बोल रहा है। आगे भी देखिए वर्ड क्या यूज किया, यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है, अगर यहाँ पर भी अगर वो बोलता कि शेष इतना है, यहाँ पर अगर शेष बोलता तब यहाँ पर हम शेष वर्ड यूज करते और 5 में से 1 घटा के 4 लिखते, लेकिन उसके आगे का कैलकुलेशन इसी सेब के पेड़ पर ही होने वाला है, 5 था उसमें से 1 पेड़ सेब का था, इसलिए यहाँ पर 1 पेड़ जो सेब का था वही लिखे हैं। अगर बोलता कि सेब का छोड़ के कोई और चीज के बारे में बोलता तब यहाँ पर घटा के लिखते। ठीक है, तो आगे का कैलकुलेशन जिस आधार पे होगा वही यहाँ पर निकाल के लिखा जाता है। चलिए अब 3 को करते हैं काम यहाँ पे, मतलब 60% का मतलब अगर 5 पेड़ था, 5 में से 3 किसका था, नारियल का था। अब आगे कैलकुलेशन नारियल के पेड़ पर होने वाला है, इससे हम लोग यहाँ पर नारियल का पेड़ ही लिखे हैं, ऐसा नहीं बोला कि शेष पर। यहाँ पर अगर बोलता कि, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आगे बोल रहा है कि 4 पेड़ है तो 4 में से 1 किसका है, आम का है। ठीक, अब आगे बोल रहा है कि अगर 5 पेड़ टोटल तो 5 में से 1 पेड़ किसका है, सेब का है। चलिए अब देखते हैं, 5 5 25 और चौक 100, 100 इधर आया 100, इधर क्या आया 3, मतलब अगर टोटल उस बागान में 100 पेड़ होगा तो 100 में से 3 पेड़ किसका होगा, लास्ट में क्या निकाले थे, सेब ना, मतलब 3 पेड़ किसका होगा, सेब का होगा। इधर जो पेड़ों की संख्या इधर लिखी जा रही थी, शेष इधर नहीं लिखा जा रहा था कि इधर शेष के बारे में बात करेंगे, इधर पेड़ों की संख्याएं ही लिखी जा रही थी, तो भी पेड़ का ही संख्या निकलेगा। लास्ट में क्या निकाले थे, सेब का पेड़, वही सेब का पेड़ यहाँ पर निकला, 100 में से 3 है सेब का पेड़, जबकि क्वेश्चन क्या बोला कि 1500 सेब का पेड़ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1500 है सेब का पेड़, तो अगर 1500 सेब का पेड़ है तो 500 गुना हो गया, 1500 का सेब का पेड़ 500 गुना हो गया। उसका मतलब ये जो हम लोग टोटल पेड़ सोच रहे हैं 100 है, वो 100 नहीं होके 500 गुना है, मतलब कितना, 50,000। समझ पाए, टोटल पेड़ों की संख्या वहां पर 50,000 है, 100 नहीं है, 50,000 है। अच्छा, ये तो हुआ इतना, ये कंसेप्ट जो पीछे हम लोग पढ़ते हैं उसके हिसाब से निकाला गया। इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व किया जा सकता है दूसरे मेथड से। देखिए क्या है, अगर हम टोटल मान लें 100 पेड़ है वहां पर, अगर हम टोटल वहां पर मान लें कि 100 पेड़ है, तो 100 में से 60 पेड़ किसका होगा, नारियल का होगा, तो 100 में से 60% बोल रहा, मतलब 60 पेड़ किसका है, नारियल का है। ठीक, अब नारियल के पेड़ का 25% बोल रहा है आम का, तो इस नारियल का 25% निकालिए, 60 का 25% निकालिए, तो 60 का 25% निकलेगा 15, निकाल के देख लीजिएगा, 60 का 25% निकलेगा 15, तो 15 निकल गया किसका, आम का पेड़ निकल गया। अब इस आम के पेड़ का 20% बोल रहा है क्या, सेब का पेड़, मतलब 15 का 20%, 15 अगर आम का पेड़ था, 15 का 20% कितना होगा, सेब का होगा, तो 15 का 20% निकालिए, 3 आएगा। ठीक है, 3 कितना हो गया, सेब का पेड़ हो गया। जबकि क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 नहीं 1500 है सेब का पेड़, तो अगर 1500 सेब का पेड़ बोल रहा है उसका मतलब 500 गुना बोल रहा है कि नहीं, ये 1500 अगर बोल रहा है सेब का पेड़ तो 500 गुना बोल रहा है, जबकि हमारे पास तो 3 आया था, जबकि 1500 बोला मतलब 500 गुना बोल रहा है, उसका मतलब सब कुछ 500 गुना होगा। मतलब टोटल पेड़ों की संख्या जो 100 में सोचे तो 100 ने कितना होगा, 500 गुना होगा, मतलब 50,000 होगा। ठीक है, ये सेकेंड मेथड है जो आसानी से सोल्व हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस में, क्योंकि इसमें शेष वगैरह रिमेनिंग वगैरह कहीं पर वर्ड यूज नहीं किया, इसलिए इसको नहीं भी अब यूज करिए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको डायरेक्टली यहाँ से सोल्व कर सकते हैं आप, और ज़्यादा आसान मेथड होगा ये। ठीक है, चलिए ये इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये।
तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 14.2/7%, 11.1/9% तथा 12.1/2% मतलब 12.5% के क्रमिक छूट एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है। यहाँ पर वर्ड आया वो क्रमिक। इस क्रमिक का मतलब समझते हैं आप? क्रमिक या तो सक्सेसिवली, इंग्लिश में सक्सेसिवली कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है कि कोई भी रुपया आपको दिया गया है, कोई भी अमाउंट है, उस अमाउंट में पहले 14.2/7% का डिस्काउंट मिलेगा, छूट मिलेगा। उसके बाद जो पैसा बच गया उस पर फिर से 11.9% का छूट मिलेगा, और फिर जो बच गया उसमें फिर से 12.5% का छूट मिलेगा। मतलब एक अमाउंट पर पहला छूट ये मिलेगा, फिर जो शेष आया उस पर ये छूट मिलेगा, फिर शेष जो है उस पर ये छूट मिलेगा। तो 3 डिस्काउंट अगर मिलता है तो अगर जो 3 बार डिस्काउंट देगा उससे बेहतर है कि उसको एक ही बार डिस्काउंट कर दे टोटल मिला के। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल अगर एक बार में हम डिस्काउंट करें इतना टोटल मिला के, तो कितना डिस्काउंट एक बार में करना पड़ेगा। जैसे आता है ना, आप देखते होंगे मार्केट में 50% प्लस 50% का डिस्काउंट लिखा हुआ रहता है। 50% प्लस 50% मतलब शुरुआत का 50% आपको शुरू वाला कॉस्ट पे मिलेगा, फिर जो बचा उसमें फिर से 50% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब टोटल 75% का डिस्काउंट मिलता है। पिछला वीडियो में इस तरह का एक क्वेश्चन करवाया गया था आपको, लास्ट क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पर चलते हैं। तो पहले 14.2/7% का मतलब क्या है? 14, इसका मतलब तो 1/7, ठीक है। मतलब 7 रुपये उसका कॉस्ट हो, 7 रुपये में से 1 रुपये उसका डिस्काउंट हो जाएगा, बचेगा कितना? 6 रुपया। अब अगला डिस्काउंट उसको 6 रुपये पर मिलने वाला है, इसलिए हम लोग 6 रुपये लिखे हैं। जो रिमेनिंग बचेगा उस पर ना मिलेगा, डिस्काउंट होने के बाद जो बचा उस पर मिलेगा अगला डिस्काउंट, ठीक है। अगला डिस्काउंट आपका 11.1/9%, मतलब 1/9 होता है, फ्रैक्शन में 1/9 होता है। तो अगर 9 रुपये उसका कॉस्ट रह गया तो 9 में से 1 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 8, ठीक। और अगला बोला 12.5%, 12.5% कहने का मतलब 1/8, 1/8 मतलब 8 रुपये अगर उसका कॉस्ट होगा तो 8 में से 1 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा, 7 रुपये बचेगा, ठीक है। चलिए तो अगर तीनों डिस्काउंट एक बार एक ही में कर दिया जाए, मतलब टोटल डिस्काउंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पहला डिस्काउंट को 7 में से डिस्काउंट करने पर 6 बचा, दूसरा डिस्काउंट में 9 में से करने पर डिस्काउंट 8 रुपये बचा, और अगला 8 में से 7 बचा। देखते हैं कुछ कट रहा है, 8 से 8 कट जा रहा है, 7 से 7 कट जा रहा है, इधर 3 से कटा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, मतलब इधर 3 है, इधर 2 है। मतलब अगर 3 रुपये टोटल उसका कॉस्ट होगा कोई भी वस्तु का, तो अब कितना पे करना पड़ेगा? 2 रुपया। ध्यान दीजिए, डिस्काउंट करने के बाद ना ये सब जो 6 8 7 ये सब जो लिखे हैं, 6 8 7 जो लिखे हैं, ये क्या था? डिस्काउंट करने के बाद जो पैसा बचता वो था जो पे करने के लायक होगा, जो जिसको पे किया जाएगा, है ना। मतलब 7 रुपये में 1 रुपये डिस्काउंट करते, 6 रुपये उसको पे करना था। उसी तरह से 9 रुपये में 1 रुपये डिस्काउंट हो, 8 रुपये पे करना था। 8 रुपये में 1 रुपये डिस्काउंट हो, 7 रुपये उसको पे करना था। मतलब इधर जो लिखे वो पेइंग अमाउंट है, जो उसको पे करेंगे हम लोग। तो अगर 3 रुपये उसका कॉस्ट है, उसका मतलब 3 रुपये में से उसको पे कितना करना पड़ेगा? 2 रुपये पे करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट कितना का मिला अपने को? 1 रुपये का डिस्काउंट मिला है कि नहीं? अपने को 1 ही रुपये का डिस्काउंट मिला। तो टोटल पूछ रहा है, टोटल कितना डिस्काउंट होगा? तीनों मिला दिए टोटल कितना डिस्काउंट होगा? तो 1 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है टोटल, 1 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है टोटल। कब? जब 3 रुपये प्राइस था, और इंटू परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा 33.1/3%। ये आपका आंसर, ठीक है। लगातार 3 4 डिस्काउंट किया गया तो मिला जुला के उसको 33.1/3% का डिस्काउंट दे दे, तो तीनों के बराबर आ जाएगा। तीनों जो अलग अलग देगा उससे बेहतर एक बार में दे देगा 33.1/3% का डिस्काउंट। चलिए अगला चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन कहता है 37.1/2% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन आइटम डिक्रीज्ड बट द डेली सेल्स। अच्छा, अभी तक ये क्वेश्चन में 7 तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसमें हम लोग क्या देखे थे? तो उसमें क्या था कि एक अमाउंट आपको दिया जाता था, उसी अमाउंट को कभी कुछ परसेंट बढ़ाया जाता था, 2 बार बढ़ाना, 3 बार बढ़ाना, फिर कभी घटाना, उसी में शेष निकालते थे, ये करते थे वो करते थे। कहने का मतलब क्या था? पीछे क्वेश्चन था जिसमें से मान लीजिए किसी का आय है 100 रुपये, तो 100 रुपये में 20 रुपये किसी को दे दिया, जो बचा उसमें से 80 रुपये, फिर 20% किसी को दिया, 10% किसी और को दिया। लेकिन शुरुआत में अमाउंट उसको क्या था? 100 रुपया ही था, उसी में चेंज होता था, घट बढ़ जो करना था उसी के अंदर चेंज होता था। जबकि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन बदल रहा है, ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन बदल रहा है, इसके लिए कंसेप्ट अलग होंगे। यहाँ से क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे उसमें क्या होगा, कोई एक चीज का अमाउंट घटेगा तो दूसरा का अमाउंट बढ़ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए मार्केट में कुछ चीज है जो 100 रुपये बिक रहा है, ठीक है, 100 रुपये बिक रहा है, और किसी आदमी के पास 1000 रुपया है, 1000 रुपये है किसी के पास। अगर एक मतलब 100 रुपये पीस बिक रहा है वो, तो वो अभी अभी उसके पास कैपेबिलिटी की 10 पीस खरीद सकता है अगर उसके पास 1000 रुपया है। लेकिन वही अगर इसका कॉस्ट बढ़ जाए, 100 से 200 हो जाए, ठीक है, इसका कॉस्ट अगर बढ़ गया तो उसका कैपेबिलिटी कितना, 5 ही ना खरीद पाएगा आप। समझ पाए, मतलब देखिए एक चीज का रेट बढ़ रहा है तो दूसरा का क्वांटिटी घट रहा है ना, दूसरा क्वांटिटी घट रहा है। उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ से होगा, कोई चीज का कोई एक चीज मतलब कोई एक अमाउंट बढ़ेगा दूसरा अमाउंट घटेगा। इस तरह के केस में क्या करेंगे, बड़ा जबरदस्त और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा ये सब। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। किसी वस्तु के भाव में 37.5% की कमी हो गई। उसका कोई रेट होगा, मतलब कोई वस्तु होगा, उसका जितना भी रेट होगा शुरू में, तो उसमें से 37.5% का कमी हो गया, ठीक है। किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 14.2% की वृद्धि हो गई। मतलब क्या है कि एक दुकानदार है, तो एक दुकानदार सामान बेचता है, कोई सामान, तो उसका कोई वस्तु है जिसका कोई भी रेट होगा, तो उस रेट में से 37.5% की कमी हो गई, मतलब रेट सस्ता हो गया, वो वस्तु सस्ता हो गया, ठीक है। जब सस्ता हुआ तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा मात्रा में खरीद सकते हैं उसको, क्योंकि सबके पास पैसा है। तो जब ज्यादा मात्रा में खरीद सकते हैं तो दैनिक बिक्री मतलब पर डे जो बिकता था अमाउंट, वो अब ज्यादा मात्रा में बिकने लगा, 14.27% ज्यादा बिकने लगा। चलिए इसको समझते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तो इस ये जो काम हुआ, इसके हिसाब से अगर देखें तो दैनिक बिक्री में जो प्राप्त धनराशि, जो फायदा कमा रहा था वो दुकानदार, जो पैसा उसको मिल रहा था, वो सेम रहेगा कि घटेगा कि बढ़ेगा, और बढ़ेगा घटेगा तो कितना परसेंट घटेगा कितना परसेंट बढ़ेगा, अपने को वो निकालना है। समझ पाए, कोई वस्तु का भाव था पहले, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। पहले देखिए 37.1/2% कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये 12.5% का 3 गुना है, तो 3/8 हो जाएगा इसका। 37.1/2%, इसको अगर तोड़ते हैं फ्रैक्शन में तो 3/8 आएगा। फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम है तो वीडियो फर्स्ट को देखिए, उसमें आपको कंसेप्ट दिया गया है परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने का। तो 37.5% फ्रैक्शन में लाएंगे तो 3/8, मतलब क्या है कि शुरू में कोई चीज होगा, कोई वस्तु जिसका रेट होगा 8, भाव उसका जो होगा 8 रुपया होगा, ठीक है, 8 रुपया। लेकिन अब क्या है कि अब उसका रेट सस्ता हो गया, मतलब कमी हो गई। कितना कमी हो गया, 37.5%। 37.5% कहने का मतलब 8 का 3 रुपया कम हो गया। मतलब पहले अगर रेट था 8 रुपया तो अब क्या हो गया, 5 रुपया, है ना। 3% की कमी हो गई, मतलब 37.5% की कमी हो गई, मतलब 3 रुपया घट गया। पहले 8 रुपये केजी होगा, वो 5 रुपये केजी मिल रहा है। समझ रहे हैं, पहले 8 रुपये केजी था वो चीज, अब वो 5 रुपये केजी मिल रहा है, ठीक है। अब वैसा जब सस्ता हुआ तो लोग ज्यादा मात्रा में खरीदने लगे। अब कितना ज्यादा खरीदने लगे उसको देखते हैं। तो जो दैनिक बिक्री पर डे जो बिकता था सामान, उसमें अब 14.27% की वृद्धि हो गया। मतलब 14.27% कहने का मतलब क्या हो गया, 1/7। फ्रैक्शन में लाते तो 1/7, मतलब पहले 7 केजी बिकता था पर डे। पर डे ये देखिए अमाउंट है, जो वस्तु बिक रहा है उसका अमाउंट है। तो 7 रुपया 7 केजी पर डे अगर बिकता था, 7 केजी पर डे बिकता था, तो अब क्या हुआ, उसका चूंकि रेट कम हुआ तो वस्तु ज्यादा बिकने लगा। कितना ज्यादा बिकने लगा, तो 14.27%, मतलब 7 का 1, मतलब 7 किलो पहले बिकता था, वो क्या बिकने लगा, 8 किलो। समझ पाए, ठीक है। अब समझिए पहले क्या है, पहले 8 रुपया पर केजी था कोई वस्तु, उसका रेट अब सस्ता हो गया, 5 रुपये पर केजी हो गया। तो जिस समय 8 रुपया पर केजी था उस समय लोग 7 केजी, मतलब 7 केजी पर डे उस दुकान से वो सामान बिकता था। 8 रुपया पर केजी जब था उस वस्तु का रेट, उस समय 7 केजी तक वो बेच पाता था दुकानदार, पर डे उसका 7 केजी बिक जाता था। लेकिन जब रेट सस्ता हो गया, 5 रुपया हो गया, तब उसका जो रेट वस्तु बिकने का जो अमाउंट था वो 8 केजी बिकने लगा पर डे, ठीक है। जब रेट 5 रुपया हो गया उस समय 8 केजी पर डे बिकने लगा, ठीक। मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला रेट है, ऊपर वाला रेट है। रेट पहले क्या था 8, अब क्या हो गया 5, ठीक। और नीचे वाला क्या, अमाउंट, कितना वो बिकता है ना। क्वांटिटी, क्वांटिटी कहिए इसको, क्वांटिटी, क्वांटिटी।
जब 8 रुपये था उस समय 7 kg बिकता था पर डे, और जब 5 रुपया हो गया, 5 रुपये पर केजी, तो उसमें 8 kg, मतलब 8 kg पर डे बिकने लगा। ठीक है, चलिए देखिए, तब हमको क्या निकालना है कि टोटल उसको कितना रुपया मिलता होगा। मतलब जो पहले मिलता था पैसा, पहले जो पैसा कमाता था, उससे अभी जो पैसा कमा रहा है वो पैसा ज्यादा है कि कम है कि बराबर है, कोई चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए, अगर 8 रुपये पर केजी है और 7 kg बेच पा रहा है वो, तो यहाँ पर देखिए पहले 8 8 ही कट गया, अब चाहे तो काट सकते हैं, नहीं छोड़ दिए, मत काटिए, समझने के लिए नहीं काट रहे। तो यहाँ पे देखिए, अगर 8 रुपये पर केजी है, ठीक है, 7 kg बिका, तो 8 7 56 रुपया, 56 रुपीज उसको मिला, दुकानदार को 56 रुपया मिला। ठीक है, और जब रेट घट गया, 5 रुपया हो गया, तो उस समय वो कितना बेच पा रहा है, 8 kg बेच पा रहा है, तो 5 8 40, अभी उसको कितना मिल रहा है, 40 रुपया मिल रहा है। ठीक है, पहले 56 रुपया मिलता था, अब 40 रुपया मिल रहा है। ठीक, चले, पहले 56 मिलता था, अब 40 मिल रहा है। ठीक है, अब चाहे देखिए यहाँ पर, अब चाहते तो काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, काट कुट होता, काटते कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन नहीं काटे कोई दिक्कत नहीं। पहले समझने के लिए नहीं काटे, ताकि आपको पता चले कि 8 7 56, रेट और क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके टोटल रुपया पता चल गया। यहाँ भी रेट और क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लाई करने पर टोटल रुपया कितना था वो पता चल गया। मतलब पहले 56 रुपये कमाता था, 40 रुपये कमाता है, मतलब अब क्या है, 16 रुपये कम कमाने लगा। अब वो 16 रुपया कम कमाने लगा, है ना। ठीक, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दैनिक बिक्री में प्राप्त जो धनराशि उसमें कितना प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। अब तो कम हो गया, लॉस हो गया उसका, कितना परसेंट का कमी हो गया वो निकालना है। कितना परसेंट का कमी हुआ, तो 16 रुपये का कमी हुआ है, किस में से, 56 रुपये में से। शुरू में 56 रुपये कमाता था, उसमें 16% की कमी हो गई है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, यहाँ हो गया 14 चौक 56, फिर 200 कटा, मतलब 200/7, है ना, 2/7%, मतलब 200/7 आ गया, तो फिर 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा 7, 200/100%, मतलब हो गया 7 दूना 14 और 6, 7 8 56, 4/7%, 28.4/7% का उसको लॉस हुआ, कमी हो गई, उसका उतना उतना कमी हो गया। यहाँ पर ध्यान, समझ पाए। देखिए, एक रेट घट रहा था, एक रेट बढ़ रहा था, रेट यहाँ पर कम हुआ तो उसमें क्वांटिटी बढ़ रहा है ना। इस तरह का क्वेश्चन सब होगा, लेकिन इसमें हम लोग देखिए मतलब मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमको टोटल अमाउंट निकालना था, कितना रुपये कमा रहा है। तो रेट जितना दिया हुआ है और जितना क्वांटिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना पता चल पाएगा टोटल कितना रुपये कमाता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगा मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगा डिवाइड करेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसमें कहा गया, एक मजदूर 67 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2300 रुपये कमाता है। अगर उसका प्रति घंटा का जो आय है वो 28.4/7% बढ़ जाए, मतलब एक घंटा में जितना कमाता था उससे सब ज्यादा कमाने लगे, मतलब उसका रेट बढ़ जाए, लेकिन जो सप्ताह में काम कर पाता था जितना घंटा, वो घंटे का मतलब कम हो गया, जो समय था वो समय कम हो गया, वो उतना काम नहीं कर पाता है। तो उसका जो टोटल सप्ताह में तनख्वाह पहले 2300 मिलता था, वो कितना प्रतिशत बदल जाएगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, 28.4/7% कहने का मतलब है, देखिए 14.2/7% का डबल है, 14% का मतलब होता है 1/7, यहाँ हो जाएगा 2/7। 28.2/4/7% को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, तो आ गया 2/7। ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आप आसानी से समझते हैं, और नहीं तो पहला वीडियो को देखिएगा, इस सीरीज का पहला वीडियो, उसमें आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका बताया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, इतना परसेंट बढ़ गया, मतलब पहले अगर वो 7 रुपया मिलता था उसको एक घंटा काम करने का, तब उसका 2 रुपया और बढ़ जाएगा, मतलब अब उसको कितना मिलेगा, 9 रुपया मिलेगा। पहले अगर 7 रुपया एक घंटा में मिलता था, एक घंटा में उसको 9 रुपया मिलेगा। और जो सप्ताह में काम कर पाता था, जितना काम कर पाता था, जितना घंटा, अब उसमें से 33.3% काम घट गया उसका, मतलब उतना कम काम कर पाता है। तो 33.3% का मतलब 1/3, 1/3 हो गया। मतलब पहले अगर 3 घंटा कर पाता था सप्ताह में, तब एक कम कर पाएगा, है ना। अब कितना कर पाएगा, 2 घंटा काम कर पाएगा।
पहले 1/33 का मतलब 1/3, तो 1/3 मतलब पहले 3 घंटा काम कर पाता था सप्ताह भर में, तब उसमें से एक कम कर पाएगा, 2 ही घंटा कर पाएगा। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो अगर पहले 7 रुपया मिलता था पर घंटे का, अब कितना मिलने लगा, 9 रुपया मिलने लगा। ये क्या है, रेट है, कितने रुपए कमाता है पर आवर, रेट पर आवर, है ना। और कितना घंटा सप्ताह में काम कर पाता है, ये टाइम है, टाइम है। पहले 3 घंटा कर पाता था, अब 2 ही घंटा कर पाता है। तो अब देखते हैं क्या हुआ, 7 या 21, और क्या हुआ, 9 दूना 18, मतलब पहले उसको 21 रुपये मिलता होगा। 7 रुपये मिलता था 1 घंटा में, 3 घंटे करता था, 7 या 21 रुपये उसको मिलता होगा। और अब क्या मिलने लगा, 9 रुपये पर घंटा मिलता है, लेकिन 2 ही घंटा काम कर पाता है, 9 दूना 18 रुपया मिलता है। पहले 21 रुपये मिलता था, अब 18 रुपया मिलता है। कितना परसेंट घट गया, मतलब कितना रुपया कम हो गया, 3 रुपया कम हो गया उसका। उसका जो कमाई तनख्वाह जो था, उसका तनख्वाह 3 रुपया कम हो गया। यहाँ पूछ रहा है कितना परसेंट कम हो गया, तो परसेंट कम हो गया मतलब 3%, मतलब 3 रुपये कम हो तो 3 बाय में कितना में से 21 था ना पहले, 21 में से 3 घट गया है, 21 और इंटू 100%। तो यहाँ पर हो गया 3 सत्ते 21, 1/7 मतलब आपको हो जाएगा 14.2/7% घट गया। ठीक है, डिक्रीज कर गया, उसका तनख्वाह 14.2/7% कम हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक मजदूर 63 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 21 रुपये कमाता है। अगर उसका 40% बढ़ जाए प्रति घंटा रेट, और अगर काम जो था काम करने की कैपेसिटी उसका कम हो गया है, तो 16.2/3% घट गया, तो उसके तनख्वाह में कितना परसेंट का बदलाव आएगा। बिल्कुल पुराना क्वेश्चन है, पिछला वाला। 40% बढ़ गया, पहले 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। तो बढ़ गया मतलब पहले 5 था, क्या हो जाएगा 7, मतलब पहले 5 रुपये 1 घंटा मिलता था, अब 1 घंटे में 7 रुपये मिलेगा उसको। और 16.2/3% कहने का मतलब हो गया 1/6, मतलब पहले 6 घंटा काम कर पाता था एक सप्ताह में, 6 घंटा काम कर पाता था। अब क्या कर पाएगा, 6 से 1 ज्यादा, सॉरी 1 कम, घट गया ना 5, अब 5 ही कर पाएगा। ठीक है, मतलब पहले यहाँ देखिए, पहले क्या उसका रेट है ये, और नीचे टाइम रहेगा। रेट क्या है, पहले 5 था और अब 7 हो गया। पहले समय कितना कर पाता था, 6 घंटा कर पाता था, 5 ही घंटा कर पाता है। तो यहाँ देखिए, अगर कटता तो काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इंटू ही तो करना है। यहाँ पर देखिए 6 था, अब 7 हो गया। कितना रुपया उसका तनख्वाह हो गया, 6 रुपया पहले था, अब कितना 7 रुपया होने लगा, मिलने लगा, मतलब 1 रुपया बढ़ गया, उसका तनख्वाह 1 रुपया बढ़ गया। तो 1 रुपया बढ़ गया, इसका अगर परसेंट में पता करें कितना परसेंट बढ़ गया, तो एक बढ़ा है कितना में से, 6 में से ना, 6, 1/6 किसका परसेंट होता है, 16.2/3% का, 16.2/3% तनख्वाह उसका बढ़ गया है। उसका तनख्वाह 16.2/3% बढ़ गया है। यहाँ पर इंटू क्यों करते समझ में आता है ना, इंटू क्यों करते, क्योंकि देखिए रेट है, 1 घंटा में 5 रुपया मिलता है, और 6 घंटे काम किया था, 5 6 30 रुपये हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर 5 5 कैंसिल हो गया, भले रेशियो निकाल रहा था तो 5 5 कैंसिल हो गया। उसी तरह इधर 7 रुपया मिलता था 1 घंटा में, 5 घंटा, 7 बजे 35, इधर 30 इधर 35 काटने पर 6 और 7 ही तो आएगा, वही 6 और 7 आया, उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 11, 11वां क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए ये भी पीछे वाले क्वेश्चन पर बेस्ड है, भले थोड़ा क्वेश्चन अलग आया हुआ है। क्या बोला, किसी आयत की लंबाई 37.5% की वृद्धि हो गई। आयत का जो लंबाई था, आयत की लंबाई चौड़ाई समझते हैं आप, है ना, आयत का लंबाई है, तो आयत का लंबाई में 37.5% का वृद्धि हुआ, मतलब क्या 3/8, 37.5% का मतलब 3/8, मतलब पहले 8 था तो 8 में 3 और बढ़ गया, कितना हो गया 11। पहले लंबाई था 8, अब कितना हो गया 11 हो गया। और 20% की कमी होगी किसमें, चौड़ाई में, इसकी चौड़ाई में 20% की कमी हो गई। 20% का मतलब हो गया 1/5, मतलब पहले 5 था, अब कितना होगा 4 होगा। पहले चौड़ाई 5 था, अब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब पूछ रहे क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई चौड़ाई को इंटू तो करते हैं। पहले देखिए क्या करेंगे, पहले 8 था उसका लंबाई, अब कितना उसका लंबाई 11 हो गया। चौड़ाई कितना था, पहले 5 था, अब कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो अगर उसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है, ये क्या है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है,
और नीचे क्या निकल रहा है, एरिया। तो लंबाई इंटू चौड़ाई करना पड़ता है, 8 5 40, इधर 11 चौक 44, ठीक है। मतलब उसका क्षेत्रफल पहले 40 होगा, अब कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 4 बढ़ गया उसका क्षेत्रफल। उसका क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ, 4 बढ़ चुका है। परसेंट में पूछा कितना प्रतिशत बढ़ गया, तो मतलब कितना प्रतिशत का अंतर आया, तो 4% निकालते, 4/40 होगा ना, 4/40 और इंटू 100 करने पर परसेंट निकलेगा, 1/10, 1/10 का परसेंट निकालना है तो 10% आएगा, मतलब 10% उसका रेट बढ़ गया है, उसका क्षेत्रफल 10% बढ़ चुका पहले से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। यहाँ भी इंटू क्योंकि समझ में आया ना, क्योंकि एरिया निकालने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई करना पड़ता है। 12th क्वेश्चन पे चलिए, 12वां क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया, किसी आयत की लंबाई 12.5%, उसमें वृद्धि हुआ, चौड़ाई में 33.5 मतलब 33.3% का वृद्धि हुआ, दोनों में वृद्धि हुआ है। तो चलिए क्षेत्रफल पक्का बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा सो नहीं पता है, निकालते हैं। 12.5% कहने का मतलब 1/8, मतलब 1/8 कहने का मतलब बढ़ गया, 12.5% बढ़ा, उसका मतलब पहले अगर 8 होगा उसका लंबाई, तब लंबाई 8 में 1 बढ़ के क्या हो गया, 9 हो गया। चौड़ाई पहले था जितना 33.3% बढ़ा, मतलब 1/3 होगा फ्रैक्शन में, मतलब पहले 3 अगर था तो 3 में से 1 बढ़ के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहले लंबाई था 8 बढ़ के 9 हो गया, पहले चौड़ाई था 3 अब बढ़ के 4 हो गया। तो इसका क्षेत्रफल का प्रतिशत निकालना था, क्षेत्रफल पहले लंबाई था 8 9 हो गया, चौड़ाई था 3 4 हो गया। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और हमको अब एरिया निकालना है, हमको अब एरिया निकालना है। तो 8 या 24, इधर 9 चौक 36 होगा। चलिए ठीक है, आप चाहे तो यहाँ भी काट सकते हैं, अगर यहाँ पे हम काट देते तो ज्यादा अच्छा हो जाता है, ये छोटा हो जाता, आसान हो जाता, लेकिन चलिए यहीं से समझ लेते हैं। आप काट के भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए उसका क्षेत्रफल बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 12 बढ़ चुका है। तो अगर परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज में 12 बढ़ चुका है, कितना में से, 24 में से, 24 था उससे ना 12 बढ़ा, तो इसका फ्रैक्शन क्या जाएगा, 1/2, मतलब 50%, मतलब उसका एरिया 50% बढ़ चुका है, उसका एरिया 50% बढ़ चुका है, पहले जितना था उससे 50% अब एरिया बढ़ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, 13वां क्वेश्चन। देखिए ये और मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा और मजा आएगा इस क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर्मियों के सुरक्षा जूतों की खरीद के लिए, मतलब कोई फैक्ट्री, उस फैक्ट्री में जो कर्मचारी काम करने वाले थे तो सब जूता पहनते हैं, कोई स्पेशल टाइप का सबका जूता होता है, उसकी खरीद के लिए कारखाने का वार्षिक बजट, पिछला साल जितना रुपया दिया गया वो कितना रुपया दिया जाता है आपको जूते के लिए, उसमें से अब 337.1/2% बढ़ा दिया गया। 337.1/2% बढ़ाने का मतलब इसका फ्रैक्शन अगर कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, 337.337 इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका आप सीख चुके हैं पहले वीडियो में, फिर से देख लीजिए। 300 प्लस 37.5% कह सकते हैं इसको, 300% प्लस 37.5%, 300% प्लस 37.5%, ठीक है। चलिए तो 300% कहने का मतलब क्या हो गया, 3, 100% का मतलब 1 होता है, 2% मतलब 2, तो 300% का मतलब 3, और 37.5% कहने का मतलब 3/8 होता है। तो 8 से 24 और 3, 27/8, 27/8 हो गया। 337.1/2% का मतलब 27/8, ठीक है। मतलब पिछला साल उसका अगर बजट 8 होगा, तो अब उसमें से 337.1/2% बढ़ गया, मतलब 8 में 27 और बढ़ गया, कितना हो गया, 35। अब उसका बजट है 35, पहले 8 था, इतना परसेंट बढ़ा, 337.1/2%, मतलब 27 रुपया और बढ़ गया, तो 8 और 27 क्या हो गया, 35, मतलब पहले 8 रुपया उसको कारखाना देता था 8 रुपया जूता के लिए, अब जूता के लिए कितना दे रहा है, 35 रुपया दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन क्या हुआ कि जूतों का कीमत भी बढ़ गया, जूता जो खरीदा जाता था जूता का कीमत भी बढ़ चुका है, इस साल 25% बढ़ा है,
जूता का कीमत कितना बढ़ गया? 25% बढ़ा। 25% का मतलब 1/4 बढ़ा। मतलब पहले 4 था, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पहले 4 रुपए में जूता खरीद पाते थे, 5 रुपए में जूता खरीद पाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पूछ रहा है, ये समझा ना पहले कि कितना रुपया कारखाना दिया है बजट में। तो पहले 8 देता था पिछला साल, अब 35 रुपए दिया। लेकिन पहले रेट था 4 ही रुपया एक जूता का, अब एक जूता का 5 रुपया है। ठीक, तो अब पूछ रहा है कि इस वर्ष खरीदे जा सकने वाले जूतों की कुल संख्या पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक होगा। इस बार जब पैसा अधिक दिया तो पक्का जूता तो अधिक खरीदाएगा, लेकिन रेट भी बढ़ चुका है तो कितना परसेंट अधिक खरीदाएगा सो पूछा जा रहा है। अब जूता कितना अधिक खरीद पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। पहले पिछला साल कितना रुपया हमारे पास था मनी, हम लोग के पास पिछला साल था 8 रुपया। इस साल कितना हमारे पास? 35 रुपया। ठीक, जो रेट था जूतों का, जो रेट था जूतों का रेट कितना था पहले पिछला साल? 4 रुपया। इस साल कितना है? 5 रुपया। ठीक है, चलिए अब हमको क्या है? नंबर ऑफ शूज, यही ना, कितना जूता खरीद पाएंगे। तो सोच के देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। आपके पास 8 रुपया है और एक जूता 4 रुपये में मिलता है, तो कितना जूता आप खरीद पाइएगा? नंबर ऑफ शूज निकालना आपको। कितना जूता खरीद पाएगा? 2 ही जूता खरीद पाइएगा ना। अगर 4 रुपये में एक जूता मिलता है और 8 रुपया आपके पास टोटल है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पहला क्वेश्चन अभी तक में है जिसमें से देखिए ध्यान से, हर जगह इंटू करते थे लेकिन यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। कारण, क्योंकि हमको जो निकालना है, जो यहाँ पर दिया उसके हिसाब से यहाँ पर डिवाइड करना ही पड़ेगा। 8 रुपया आपके पास टोटल है और एक जूते का मूल्य है 4 रुपया, तो आप पक्का 2 ही जूता खरीद पाइएगा। मतलब यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आएगा? 2। मतलब पिछला साल 2 ही जूता खरीद पाया था। इस बार 35 रुपया है टोटल हमारे पास और 5 रुपया एक जूता का दाम है। तो आप कितना खरीद पा रहे हैं? 5 सत्ते 35, 7 रुपया, मतलब 7 जूता आप खरीद पाइएगा। समझ पाए? यहाँ पर देखिए डिवाइड हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी डिवाइड हो रहा है। क्यों डिवाइड हो रहा है समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, इसलिए बोले भाई क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई कोई गलती करेगा, इंटू करके फंसेगा। इंटू नहीं करना है, डिवाइड करना पड़ेगा। कारण समझते हैं आप? मतलब पिछला साल 2 जूता खरीद पाया था, इस बार 7 जूता खरीद पाएगा। तो कितना जूता ज्यादा खरीद पाया? 5 जूता। 5 जूता इस बार ज्यादा खरीद पाया। क्वेश्चन पूछा कितना परसेंट अधिक खरीद पाएगा, तो कितना जूता अधिक खरीद पाया? 5 जूता। पहले कितना खरीद पाया था? 2 जूता। 2 जूता से ना ज्यादा खरीद पाया 5 जूता। बेस तो यही वाला। 5/2 कितना परसेंट हो जाएगा? इंटू 100%। निकाल के देख लीजिए। 500/2 250%। मतलब 250% जूता ज्यादा खरीद पाएगा इस बार। 250% ज्यादा जूता खरीद पाएगा। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अलग क्वेश्चन था ये, ध्यान दिए होंगे इस पे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दो क्वेश्चन यहाँ पर हैं आज। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, ये दोनों क्वेश्चन जो है, ये 14 और 15 दो क्वेश्चन हैं। ये बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है। मतलब पीछे जो लोग पढ़े उससे रिलेटेड है जरूर, उसके आधार पर ही काम होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग भी है। ठीक है, तो इसको सीखने के पहले थोड़ा सा एक कंसेप्ट लेते हैं। वो कंसेप्ट क्या उसको देखते हैं। कंसेप्ट लेते हैं, रुकिए। देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो, मतलब आयकर मतलब टैक्स, इनकम टैक्स जो हम लोग पे करते हैं, उसमें अगर 19% का वृद्धि हो गया, मतलब पहले जितना टैक्स देते उसमें से 19% अब ज्यादा देना पड़ रहा है। आयकर का ही 19%, ध्यान दीजिएगा। और कुल अगर इतना परसेंट अगर वृद्धि होता है तो कुल आय में 1% की कमी हो जाती है। तो कुल आय जो है उसमें से 1% की कमी हो गई। ठीक है, देखिए एक चीज बढ़ा तो एक चीज घटा, है तो पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेटेड, लेकिन फिर भी कुछ अलग कंसेप्ट यहाँ पर होंगे। जब कभी भी इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, आयकर इस तरह का क्वेश्चन, तो उसको करने के लिए कुछ अलग कंसेप्ट है, थोड़ा सा अलग है, देखेंगे उसको क्या है। चलिए तो देखते हैं। मान लीजिए पहले चीजों को समझिए कि क्या क्या चीज है। मान लीजिए आपका इनकम है 100 रुपया, आपका इनकम है 100 रुपया। ठीक,
ये है इनकम, 100 रुपया। ठीक, अब जितना आप कमाते हैं गवर्नमेंट उस पर 10% का आपसे टैक्स लेता है। आपसे 10% का टैक्स लिया, 10% का टैक्स लिया, उसका मतलब 10 रुपये कम हो जाएगा अब आपका। ये क्या है? इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स है। तो अब आपके पास कितना रुपया बचेगा? 90 रुपया बचेगा। ये क्या हो गया? नेट इनकम कह सकते हैं इसको। इसको लोग कह सकते हैं नेट इनकम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नेट इनकम। ठीक, समझ पाए? 100 रुपये था आपके पास, आपने 10% डिस्काउंट, 10% इनकम टैक्स दे दिया, तो 10 रुपये पक्का उसमें कम हो जाएगा। अब आपके पास जो नेट इनकम बचेगा वो 90 रुपये ही तो बचेगा। 90 अब आपका है, वो आप उसको यूज कर सकते हैं अपने तरीके से। ठीक। अच्छा चलिए, अगर अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हम 100 रुपये कमाए थे, मतलब इनकम था मेरा, उसमें से 10 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दे दिए। ठीक, अब तो हमारे पास 90 रुपये बचा हुआ है। अब तो मेरे पास 90 रुपये बचा हुआ, तो नेट इनकम है। तो आप बताइए कि हम कितना परसेंट टैक्स उसको दिए। मतलब अगर आपको ये डाटा दिया हो और आपको परसेंट पूछे कितना परसेंट उसको इनकम टैक्स दिया गया। फिर से सुनिए क्वेश्चन। आपके पास 100 रुपया है, ठीक, और 100 रुपया में से 10 रुपया टैक्स दे दिए। अब आपके पास 90 रुपया बचा। तो अगर आपसे आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि आप कितना परसेंट इनकम टैक्स दिए हैं, तो परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा? तब पक्का इनकम टैक्स तो 10 रुपया दिए, तब 10 रुपया इनकम टैक्स दिए। ठीक है, लेकिन नीचे बाय जो परसेंटेज निकालने के लिए नीचे जो बेस बनेगा, वो बेस क्या बनेगा? 100 रुपया कि 90 रुपया? 100 रुपया कि 90 रुपया? निश्चित रूप से यहाँ पर 100 रुपया ही बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो आप पूरा कमाए थे, आपको जो टोटल इनकम था पूरा पूरे 100 रुपया, उस पर ना आप 10% मतलब 10 रुपये टैक्स दिए थे। जब आपके जिस समय आपके पास 100 रुपया था, उसमें सब 10 रुपया दिए थे टैक्स। ये टैक्स देने के बाद 90 रुपया आया हुआ है ना। जिस समय आप 10 रुपये टैक्स देने गए, उस समय आपके पास 100 रुपया था, उसमें से आप टैक्स दिए हैं। इस पर, इस 100 रुपये के हिसाब से आप टैक्स दिए हैं। आप 90 रुपये के हिसाब से टैक्स नहीं दिए। अगर 90 रुपये के हिसाब से टैक्स देते तो इसका 10% 9 रुपया होता। आप इसके आधार पर टैक्स दिए हैं, 100 रुपए का आधार पर टैक्स दिए हैं। ये है आपका आधार। अगर हमको इनकम टैक्स का परसेंटेज निकालना होगा, तो हम क्या करें, जितना इनकम टैक्स मेरा है, और बाय में यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय में लिखेंगे जो आपका टोटल इनकम है, नेट इनकम नहीं। मतलब अगर हमको इनकम टैक्स का परसेंटेज निकालना हो, इनकम टैक्स का परसेंटेज, तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर तो टैक्स जो आप दिए 100, और बाय में यहाँ पर आपको इनकम, मतलब इसको करें टोटल इनकम, नेट इनकम नहीं। यहाँ पर इनकम जो आप टोटल कमाए हैं, टोटल, वो, इस इनकम कहने का मतलब, इस इनकम में अगर हम चाहें तो इस इनकम का मतलब क्या कह सकते हैं? ये इनकम का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर इनकम का मतलब क्या है? इनकम का मतलब है जो आपका नेट इनकम है, नेट इनकम प्लस टैक्स। समझ पाए? इस इनकम के यहाँ पर कौन सा इनकम यूज करेंगे? जो इनकम आपका नेट इनकम और टैक्स दोनों को जोड़ के आया होगा। कहने का मतलब देखिए, नेट इनकम आपका 90 रुपया था, और टैक्स आपने दिया 10 रुपये, तो 90 और 10 100 रुपये, मतलब 100 रुपये आपका था इनकम। ये इनकम था आपका रियल में, लेकिन टैक्स अब देने के कारण आपका नेट इनकम ये बचा। तो कभी भी अगर इनकम टैक्स का हम परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर टैक्स जो आपने दिया 100, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे टोटल इनकम लिखा जाता है। टोटल इनकम यहाँ पर कहने का मतलब हो गया कि नेट इनकम जो आपका दिया हुआ है 100 और प्लस टैक्स दोनों को जोड़ के नीचे आता है। ठीक है ना, समझ पाए? ऊपर टैक्स और बाय में नीचे टोटल इनकम। टोटल इनकम कहने का मतलब नेट इनकम जो है 100 और प्लस टैक्स दोनों को जोड़ने पर जो आता है 100, तब आपका परसेंटेज निकलता है इनकम टैक्स का परसेंटेज। ये ध्यान रखिए, ये कंसेप्ट है इनकम टैक्स का परसेंटेज निकालने का कंसेप्ट। समझ पाए? टैक्स बाय में टोटल इनकम, टोटल इनकम कहने का मतलब नेट इनकम और टैक्स दोनों को ऐड करने पर जो आता है 100। ठीक है, एक तो ये कंसेप्ट है, ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, जब कभी आपके पास इनकम टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आयकर जिस तरह क्वेश्चन अभी आया हुआ है, तो उस तरह क्वेश्चन के लिए कभी भी परसेंटेज निकालना तो इस तरह से निकाला जाता है। चलिए, अच्छा एक चीज और देखिए, मान लीजिए एक फ्रेंड है ए और एक फ्रेंड है बी। ठीक, ए के पास है 100 रुपया और बी के पास है 500 रुपया। ठीक, चलिए, अब ए क्या बोला कि भाई तू अपना 10%,
तुम्हारे पास जो पैसा उसका 10% हमको दे दे, इसका 10% हमको दे दे, या तो ऐसे बोला हूं, ये बोला कि भाई मेरे पास जितना पैसा है उसका तुम 50% हमको दो, इसका 50% तुम हमको दो। तो 100 रुपया का 50% कितना, 50 रुपया। तो 50 रुपया बी मांग रहा है, मतलब ए मांग रहा है बी से, तो ये 50 रुपया उसको देगा, 50 रुपया उसको देगा। ठीक, 50 रुपया दिया। लेकिन ध्यान से देखिए, 50 रुपया कहने का मतलब, अगर बी सोचे कि हम उसको कितना परसेंट दिए, ए तो बोला कि हमको 50% चाहिए। 50% किसका 50%, जो मेरे पास पैसा बचा उसका 50% हमको चाहिए, जो मेरे पास पैसा है उसका 50% हमको चाहिए। तो ये तो 50 रुपया, मतलब इसके हिसाब से 50 होता, 50 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बी अगर सोचे कि सोचे कि मेरे पास हम कितना परसेंट उसको दिए हैं, तो बी के पास जितना पैसा बचा हुआ है 500 रुपया, 500 रुपया था ना पहले, तो 500 का कितना परसेंट, 10% ना होगा, 500 का 10% ही दिया है वो, मतलब ए के हिसाब से 50% है, जबकि बी के हिसाब से 10% है। मतलब ए बोलेगा कि मेरे पास जितना पैसा उसका 50% तुम हमको कर्ज दिया, ठीक, जबकि बी बोलेगा कि मेरे पास जितना पैसा था उसका हम 10% तुमको दिए हैं कर्ज के रूप में। ठीक, दोनों कहना तो एक ही चीज चाह रहा है, 50 रुपए ही चाह रहा है। मतलब ए का ए के पास जो पैसा है उसका 50% और बी के पास जो पैसा है उसका 10%, दोनों क्या बराबर है ना, है बात तो दोनों एक ही कह रहा है, दोनों मेरे 50 रुपए का ही लेन देन करवा रहा है। मतलब यहाँ पर ए के पास जो रुपया है, 100 रुपया उसका 50%, और बी के पास जो रुपया है 500 उसका 10%, दोनों सेम सेम होगा, दोनों बराबर ही होगा। ठीक, चलिए इसको एक और तरीके से समझते हैं। अगर 50 रुपया इसको दे दिया, 50 रुपया अगर इसको दे दिया, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ए है, ए उसके उसमें मतलब उसके पास जो पैसा उसमें से 50% की वृद्धि हो गई। ए ए जो है, ए का 50% का वृद्धि हुआ, जिसके कारण बी का 10% का कमी हो गया, कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, ए जो है, ए का 50% का वृद्धि हुआ, 50% इसका बढ़ गया, ए का 50%, ए का 50% बढ़ गया, है ना, बढ़ गया। कब, जब बी का 10% का लॉस हुआ, है ना, जब बी का 10% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो मतलब क्या, दोनों तो बराबर है ना, बोल रहा है, इसका 50% बढ़ा और इसका 10% लॉस हुआ। ट्रांसफर बी दिया, ए को ट्रांसफर किया, कितना रुपया, 50 रुपया। कहने का मतलब इसका 50% निकालिए चाहे इसका 10% निकालिए, दोनों का मतलब तो एक ही है, दोनों का मतलब तो एक ही है। मतलब इसका 50 रुपया बढ़ा ए का, और बी का 10 रुपया, 50 रुपया घटा। समझ पाए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए लास्ट, क्या बोला जा रहा है कि ए जो है, ए में यदि 50% की वृद्धि होती है, मतलब ए के पास जो पैसा उसमें यदि 50% की वृद्धि होती है, तो उस समय बी के पास जो पैसा था उसमें 10% का कमी हो जाता है, इसमें 10% का कमी हो जाता है। बात तो दोनों एक ही कह रहा है, 50 रुपए की बात कर रहा है, दोनों बराबर ही होगा। ठीक, दोनों बराबर ही होगा। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा कि अगर एक ही चीज का ट्रांसफर हुआ है, एक पैसे वही पैसा इधर से इधर गया, तो ये बढ़ गया ये घट गया, है तो दोनों बराबर ही, दोनों बराबर ही है। चलिए इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए यहाँ पर क्या बोला, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हुई तो कुल आय में 1% की कमी हो गई, यही हम समझाना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर ए अगर ये है तो इसमें 19% का वृद्धि हुआ, उस समय 1% का कमी कुल आय में हो गया। वही कुल आय का मतलब यहाँ पर नेट इनकम है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नेट इनकम है, कुल आय का मतलब नेट इनकम है। ठीक, तो 19% का वृद्धि हुआ, आयकर जो था टैक्स में 19% का वृद्धि करने पर जो नेट इनकम था उसमें 1% की कमी हो गई। मतलब क्या, दोनों बराबर है ना होगा, एक ही सेम चीज तो ट्रांसफर हुआ, टैक्स उसको दिया तो टैक्स देने पर पक्का इसका कमी हो जाएगी, जितना वो कमाया होगा, जितना उसका आय होगा उसमें से टैक्स दे दिया इसको कुछ, जो पैसा इसको दिया उसके चक्कर में इसका कम हो गया और इसका आय टैक्स बढ़ गया। हुआ, समझ पा रहे हो, इधर टैक्स है और इधर इनकम है, तो इनकम के हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ा, तो इसी का ना पैसा इधर ट्रांसफर हुआ, तो जितना पैसा इधर ट्रांसफर उसके हिसाब से, इसके हिसाब से कुछ परसेंट इसका बढ़ा और इसका कुछ परसेंट घटा, इसका 19% बढ़ गया है, 19% बढ़ गया है और इसका 1% कम हो गया। तो दोनों कहना तो दोनों बराबर चाह रहा है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, इनकम टैक्स जो है उसका 19%, उसका 19% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
जितना नेट इनकम है, नेट इनकम का 1%। ठीक है, इनकम टैक्स जो था उसमें 19% का वृद्धि हो, तो 19% का इनकम टैक्स का जो 19% होगा और कुल आय का नेट इनकम का 1% कमी होगा, तो नेट इनकम का जो 1% कमी होगा, दोनों का कहने का मतलब तो एक ही रुपया होगा, क्योंकि वही पैसा इधर ट्रांसफर किया है। पिछला जो कंसेप्ट था उसमें से 50 रुपये तो ट्रांसफर कर रहा था। ठीक है, तो चलिए इनकम टैक्स का 19% और नेट इनकम का 1%, दोनों बराबर है, क्योंकि इधर का वही पैसा इधर ट्रांसफर किया जिसके चक्कर में ये घट गया और ये बढ़ गया, ये घट गया और ये बढ़ गया। कितना परसेंट ही घटा, 1% घट गया, कितना परसेंट बढ़ा, 19% बढ़ा, लेकिन पैसा तो दोनों सेम ट्रांसफर हुआ। इसका 19% निकालेंगे या तो इसका 1% निकालेंगे, बात तो एक ही बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इसका इनकम टैक्स का 19% कहने का मतलब क्या हो गया, इनकम टैक्स इंटू 19/100 इज इक्वल टू, इधर क्या होगा, नेट इनकम इंटू 1/100। तो बाय 100 तो कैंसिल हो गया। अब अगर यहाँ पर हम लोग निकाले इनकम टैक्स और बाय में नेट इनकम का रेशियो, क्या आएगा, इनकम टैक्स और बाय में नेट इनकम का रेशियो क्या आएगा, 1/19। इनकम टैक्स बाय में नेट इनकम, तो 1/19 इधर आएगा, 1/19। ठीक है, ये इनकम टैक्स है ऊपर वाला 1 रुपया, नेट इनकम कितना है, 19 रुपया। तो अगर अब हम लोग निकालना चाहें कि इनकम टैक्स का परसेंट कितना होगा, इनकम टैक्स का परसेंट, तो इनकम टैक्स का परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जितना भी इनकम टैक्स दिए वो, और नीचे नेट इनकम लिखते हैं कि क्या लिखते हैं, नीचे नेट इनकम नहीं लिखते, नीचे लिखते हैं टोटल इनकम। मतलब टोटल इनकम कहने का मतलब नेट इनकम जो है 100 और प्लस जितना आपने टैक्स दिया 100। पीछे याद कीजिए, कुछ देर पहले कंसेप्ट दिया गया आपको, कुछ देर पहले आपको दिया गया कंसेप्ट, देखिए दिया गया था इनकम टैक्स का परसेंट निकालने के लिए टैक्स और बाय में नीचे इनकम, कौन सा इनकम, नेट इनकम प्लस टैक्स दोनों को जोड़कर कब निकलता है इनकम टैक्स का परसेंट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, परसेंट मतलब 1/20, परसेंट नहीं, ये नहीं होगा, 1/20, 1/20 का मतलब 5%। मतलब ये आपका आंसर है, इनकम टैक्स कितना परसेंट था, 5% था। समझ पाए, इनकम टैक्स कितना था, 5% था। यहाँ पर दो चीज सीखना है, एक कि जो कुल आय था जितना, उसमें से कुछ पैसा दिया गया टैक्स में, तो टैक्स में देने के चक्कर में कुल आय में तो कुछ ना कुछ कमी हुआ, कितना परसेंट कम हो गया, 1% कम हो गया, और इसमें टैक्स में कुछ ना कुछ तो बढ़ा होगा, तो इसमें कितना 19% बढ़ गया, इनकम टैक्स का 19% बढ़ गया। लेकिन बात तो तुम्हें क्या ना कह रहा है, अगर इसका हम 1% निकालेंगे तो जो पैसा आएगा वही पैसा इसका 19% से आएगा, मतलब है तो दोनों बराबर है। वही बात यहाँ पर किया गया, इनकम टैक्स का 19% बराबर हुआ नेट इनकम का 1% का। यहाँ से सोल्व करने पर रेशियो निकाले, और जब इनकम टैक्स का परसेंट निकालते हैं तो 1/19 + 1, क्योंकि नीचे टोटल इनकम लिखना पड़ता है, तो आ गया 5%, मतलब इनकम टैक्स कितना था, 5% था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। चलिए, क्या बोला गया, किसी आयकर में 21% की वृद्धि हुई और उसके कुल आय में 4% की कमी हो गई। जब आयकर मतलब इनकम टैक्स में 21% का वृद्धि हुआ, उस समय कुल आय में 4% की कमी हुई, मतलब क्या है कि जो पैसा वो कमाया होगा उसमें से कुछ पैसा, ज्यादा कमाया तो कुछ पैसा देना पड़ा उसको इनकम टैक्स में, तो इनकम टैक्स में देने के चक्कर में उसका पैसा तो कम हुआ, उसका कुछ ना कुछ पैसा कम हुआ, तो उसका पैसा कितना कम हो गया, तो जितना उसके पास था उसका 4% उसका कम हो गया, और जो पैसा इधर ट्रांसफर किया उसके चक्कर में इस आयकर में 21% बढ़ चुका है। मतलब क्या हुआ कि इनकम टैक्स जो है उसका 21%, इसका 21%, और इधर जितना उसके पास था नेट इनकम, नेट इनकम उसका 4%, इसका 4%, दोनों बराबर है। वही ना कहना चाह रहा है, इतना बढ़ा इधर इतना घट गया, तो बढ़ा घटा क्या, पैसा ट्रांसफर होने के चक्कर में इधर से पैसा उधर ट्रांसफर हुआ है, तो जितना पैसा पैसा तो सेम ट्रांसफर हो, जितना ही दिया उतना ही लिया है, तो इसका वैल्यू निकालो चाहे इसका वैल्यू निकालो, जितना दिया तो जितना दिया उतना ही लिया, दोनों बराबर ही, जितना ही दिया उतना ही लिया, सेम सेम वैल्यू है दोनों का, इसलिए दोनों बराबर ही होगा। अब यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं इसका परसेंटेज इनकम टैक्स और बाय में नेट इनकम, तो बाय 100 करने से परसेंट तो कट जाएगा, परसेंट को मतलब यहाँ पर अब नहीं है, तो इधर क्या आ जाएगा 4 और बाय में 21, और इसका अगर इनकम टैक्स अगर हम लोग परसेंटेज निकालें
इनकम टैक्स का अगर हम लोग परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है कि ऊपर लिखते हैं इनकम टैक्स जो यहाँ पर 4 रुपया है, और बाय में नीचे क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं नेट इनकम। नहीं, नेट इनकम के साथ जुड़ता है क्या, नेट इनकम के साथ जुड़ता है टैक्स, मतलब टोटल इनकम जो उसका था शुरू वाला, टैक्स देने के पहले जो टोटल इनकम था, मतलब 21 रुपया उसका नेट इनकम है, 4 टैक्स तो 25 रुपये उसके पास शुरू में होगा। तो 4/25, 4/25, ठीक है। 4/25 कहने का मतलब 1/25 का मतलब हो गया 4%, तो 416%, मतलब 16%, 16% इनकम टैक्स होगा, इनकम टैक्स का रेट 16% होगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14 और 15, जबरदस्त क्वेश्चन था, ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन था। अब इससे इन सब चीजों से रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे जो आगे के वीडियो में किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में आया और बेहतर लगा होगा ये, और सीखे अगर आप कुछ कुछ भी अगर आप सीखे थोड़ा मोड़ा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल में और जो वीडियो आगे आने वाले हैं उससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा, आप और बेहतर होंगे और बहुत बेहतर होते जाएंगे आप, ठीक है। धन्यवाद।